दोस्तों जनरली जब हमें एसिडिटी जैसी अगर प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ एसिडिटी की दवाई ले लेते हैं और उसको ठीक हो जाती है। और कुछ ऐसी कंडीशन में हमें लंबे समय तक एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम रहती है तो लंबे समय तक उस मेडिसिन को लेते हैं। दोस्तों क्या ये एसिडिटी की जो मेडिसिन होती है क्या आपको फ़ायदा तो करती है, लेकिन ये लंबे समय तक लेना ठीक रहेगा? आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों एंटासिड जो होती है एसिडिटी की जो मेडिसिन होती है, कौन कौन सी मेडिसिन होती है और दोस्तों इसकी क्या साइड इफेक्ट हो सकती है अगर उसको लंबे समय तक लेते हैं अगर। इसके अलावा दोस्तों इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, यानी कि इसको अगर दवाई ना ले तो क्या किया जा सकता है ताकि एसिडिटी को हम कंट्रोल कर सकें। सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल, आप देख रहे हैं एंथ्रेक्स चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एंटासिड के बारे में, यानी कि एसिडिटी को कम करने की मेडिसिन जिसको एंटासिड कहा जाता है। जो आपको ज़्यादातर देखें तो हमारे स्टमक के अंदर हम जब भी कुछ खुराक लेते हैं या फिर भूखे पेट भी जो एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे गैस्ट्रिक एसिड कहा जाता है, जिनके कारण ही हमें हार्ट बर्न्स होता है, यानी कि एक प्रकार की छाती में जलन सी होती है, दर्द भी होता है, एक प्रकार की एसिडिटी जिसे कहते हैं। एसिड का प्रमाण जो बढ़ जाता है तो ऐसा होता है। भूख लगने से पहले भी एसिड सेक्रेशन होता है जिनके कारण हमें भूख लगती है, ये भी एक प्रकार का एसिड सेक्रेशन ही होता है। इसके अलावा खाने के बाद भी कभी कभी हमको एक एसिडिटी जैसा हो जाता है, दर्द होता है। तो कुछ ऐसी एंटासिड कुछ लेते हैं, उसके अंदर टाइप देखें तो टाइप्स ऑफ एंटासिड की बात करें तो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, चूएबल फॉर्म में भी हो सकता है, चबाकर उसको खाया जाए, या फिर टैबलेट इंजेक्शन मेडिसिन के फॉर्म में भी हो सकता है। बात करते हैं सबसे पहले लिक्विड में, तो दोस्तों आपने डाइजिन के बारे में सुना होगा जो काफ़ी प्रचलित है। ज़्यादातर डाइजिन बाजार में जाते तो सिरप के फॉर्म में आता है या फिर चूएबल टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो ज़्यादातर लोग वही मांगते हैं कि डाइजिन दे दीजिए, एसिडिटी अगर है तो वही लेकर खा लेते हैं। उसके अंदर देखें तो कॉमन वही होता है जो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऐसे सब दवाई होती है जो उसको एसिडिटी को, यानी कि एसिड जो सेक्रेशन होता है उसको अल्कलाइज करते हैं। इस प्रकार से एसिड का जो स्तर कम करने से एसिडिटी कम होती है। इसी प्रकार से यानी कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड का जो लिक्विड जो होता है उसको अल्कलाइज किया जाता है, जिनके कारण उसका pH कम होता है और इस प्रकार से एसिड को मेंटेन किया जाता है। एसिडिटी को उसको अल्कलाइज करने के बाद उसको एसिडिटी को कम किया जाता है। ये होती है लोकल बात, यानी कि जहाँ पर स्टमक की जहाँ पर सेक्रेशन होता है उसको उसी को HCl को ही कन्वर्ट किया जाता है इस प्रकार से लिक्विड फॉर्म में या फिर चूएबल टैबलेट फॉर्म। इसके अलावा दोस्तों आजकल बाजार में जो एलोपैथी की बात करें तो इसके अलावा जो मेडिसिन होती है जैसे कि रेनिटिडिन से स्टार्ट करते तो फेमोटिडिन, इसके आगे आजकल बाजार में चलती है पेंटाप्राजोल है या फिर जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहा जाता है। वो एक प्रकार का लोकल काम नहीं करता, लेकिन जो सेक्रेशन होता है उसी को ही वो बंद कर देता है। ये जो एंटासिड होते हैं पेंटाप्राजोल, राबेप्राजोल काफ़ी बाजार में आ चुके हैं, लेंसेप्राजोल, बहुत से जो इस ग्रुप में आते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसको कहा जाता है, जो सेक्रेशन होता है HCl का उसी को ये बंद कर देते हैं ताकि एसिडिटी हो ही नहीं। खाने से पहले ऐसी कैप्सूल दी जाती है आपको, आपने देखा भी होगा, आपने ये ली भी होगी, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया होगा तब आपने उसको खाया भी होगा। लेकिन दोस्तों ऐसी कंडीशन में कभी कभी एसिड की जो एंटासिड होती है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जब आप अगर किसी बीमारी में फंसे हैं, जैसे कोई टाइफाइड हुआ या लंबी ऐसी कोई बीमारी है या फिर हॉस्पिटलाइज अगर होते हैं तो भी आपको पेंटाप्राजोल का इंजेक्शन सुबह दिया जाता है, सुबह शाम 2 टाइम भी होता है, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन भी दी जाती है ताकि आपको एसिड सेक्रेशन न हो पेट के अंदर और एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। तो ये जब हॉस्पिटलाइज हो या फिर कुछ कोर्स दिया गया है टाइफाइड के अंदर या फिर किसी भी बीमारी में तो भी ये एंटासिड दी जाती है आपको ताकि एसिडिटी ना हो। कभी कभी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक्स भी होती है जिसको लेने के बाद भी आपको एसिडिटी हो सकती है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए भी साथ में दी जाती है मेडिसिन के साथ। कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे टैबलेट ब्रुफेन ले लीजिए, आइबुप्रोफेन, अगर दर्द की हम दवाई लेते हैं तो साथ में डॉक्टर एंटासिड भी लिख देते हैं, हेमोटिडिन या फिर ओमेप्राजोल। तो उसके अंदर क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो सिर्फ दर्द की प्रॉब्लम है, मुझे एसिडिटी नहीं है, फिर भी डॉक्टर क्यों लिखा है ये जो एंटासिड है। तो दोस्तों ये अगर आप ब्रुफेन या आइबुप्रोफेन ऐसी जो टैबलेट आती है अगर वो लेते हैं तो आपका जो हार्ट बर्न्स होता है प्रॉब्लम, HCl का सेक्रेशन बढ़ जाता है जिनके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एडवांस में ये मेडिसिन भी दी जाती है ऐसी कंडीशन में। तो इस प्रकार से सब ये मेडिकल टर्म्स होता है ये सब इसके अंदर। तो ये एंटासिड होता है दोस्तों इस प्रकार से आपको। लेकिन अब बात होती है दोस्तों अगर आप एंटासिड डायरेक्ट लेते हैं ठीक है, अगर आपकी जो प्रॉब्लम कुछ समय के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय तक अगर आप लेते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है। कॉमनली इसकी साइड इफेक्ट्स के अंदर दोस्तों कुछ कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको लंबे समय अगर लेते हैं लंबे समय के लिए या रेगुलर सुबह अगर ये एंटासिड की कोई मेडिसिन लेते हैं तो हो सकता है आपको विटामिन की भी कुछ डेफिशिएंसी दिखाई देती है, जैसे विटामिन B12 की आपको डेफिशिएंसी दिखाई देगी, क्योंकि विटामिन B12
अगर एसिड जो आपके स्टमक के अंदर कम होता है तो उसके अंदर विटामिन B12 का सिंथेसिस नहीं होता है, तो आपको विटामिन B12 की कमी ज़्यादातर दिखाई देती है। ज़्यादा उम्र में जो विटामिन B12 की कमी इसी के कारण होती है क्योंकि HCl का सेक्रेशन उसके स्टमक में कम हो जाता है। साथ में कुछ मेडिसिन भी चलती है ऐसी, जो उम्र बढ़ती है तो इसके अंदर जैसे डायबिटीज़ और BP की ऐसी मेडिसिनें भी चलती है। तो कुछ डायबिटीज़ की भी मेडिसिन ऐसी होती है जो आपका हार्ट का जो स्टमक का जो एसिड का सेक्रेशन है उसे भी कम करता है, ताकि जो आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे मेटफॉर्मिन या डायबिटीज़ की मेडिसिन, वो अगर वो रेगुलर अगर आप लेते हैं तो भी आपका जो HCl का सेक्रेशन कम हो जाता है, जिनके कारण आप खुराक तो ले रहे हैं विटामिन B12 का, लेकिन आपको वो मिलता नहीं है शरीर को, इसलिए भी डेफिशिएंसी विटामिन B12 की होती है। तो ये भी एक कारण होता है। इस प्रकार से उम्र के साथ या फिर अगर लंबे समय तक एंटासिड ऐसी दवाई लेते हैं तो भी आपको कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी भी दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ये एकदम गलत है। अगर आप रेगुलर दौर पर अगर ले रहे हैं, अगर आपको पेप्टिक अल्सर की कुछ कंडीशन है या फिर ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम है, मेजर कोई बीमारी है बड़ी सी, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ये आपको रेगुलर लेना है तो ठीक है। लेकिन कॉमनली आपको रूटीन अगर कुछ खाते हैं और एसिडिटी होती है और ये बार बार दवाई लेते हैं एंटासिड किसी भी प्रकार का, तो आपको लंबे समय के लिए नुकसान कर सकता है। इस प्रकार की कुछ कंडीशन, कुछ मतलब आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ डेफिशिएंसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए दोस्तों बेहतर यही है कि एंटासिड आप अगर ज़रूर नहीं है तो कंट्रोल कीजिए। मेन तो खाने में जो आप खाते हैं ज़्यादा तला हुआ, तीखा हुआ, मिर्च वगैरह जिनके कारण एसिडिटी होती है तो उसको ही कंट्रोल कीजिए, धीरे धीरे कम कर दीजिए ताकि एसिडिटी ना हो। ये एक अच्छा रास्ता रहेगा आपके लिए अगर बार बार एसिडिटी हो रही है तो। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ योगा भी कीजिए ताकि एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको पूरी डिटेल में एंटासिड के बारे में बताया। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।